सुप्रभात बच्चों। हमने कन्यादान कविता उसकी व्याख्या कर ली थी। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे, परंतु प्रश्न अभ्यास से पहले आप सभी अपना गृह कार्य उचित समय पर भेजिए। आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। 10वीं कक्षा वाले बच्चे अपने गंभीर रूप से अपनी स्टडी करें, अपनी पढ़ाई करें, ताकि उसके बाद आपको इसका परिणाम जो है सकारात्मक मिले, नकारात्मक ना मिले। आपकी इच्छा के अनुसार ही हो आपका परिणाम, परंतु उसके लिए आपको काम करना जरूरी है। आप सभी बच्चे जो हैं अपना लापरवाही से काम कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चों का काम नियमित रूप से आ रहा है, परंतु कुछ बच्चे अभी तक भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना काम नियमित रूप से करते रहें। कन्यादान कविता इसकी व्याख्या हमने कर ली थी। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। जो आपको व्याख्या या कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप इसके प्रश्न अभ्यास का प्रयास करें, करने का प्रयास करें। परंतु जब तक आपको कहा नहीं जाता है तब तक आप करते नहीं हो। इसलिए आगे से ध्यान रखेंगे, कोई भी पाठ या कोई भी चीज आपको करवाई जाती है, उसके बाद आपने उसका अभ्यास जरूर करना है, चाहे आपको कहा जाए या नहीं। अब आपके प्रश्न अभ्यास में जो पहला प्रश्न है, कविता आपने पढ़ लिया, आप उस कविता के आधार पर ही इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। गूगल से, नेट से, कहीं से नहीं देखेंगे, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। आपके विचार से मतलब आपको अपने विचार लिखने हैं कि वो क्यों चाहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसका मैंने आपको बताया था, लड़की होने का अर्थ होता है कि लड़की के अंदर वो सारे गुण होने चाहिए, सरलता, सादगी, विनम्रता, मधुरभाषी, ईमानदार, परोपकारी, निस्वार्थ। तो माँ ये क्यों चाहती है? माँ चाहती है कि उसकी लड़की में सारे गुण हो। कौन से सारे गुण? जो अभी बताया, विनम्रता, सादगी, सरल स्वभाव, सरल हृदय, भोली भाली, सरल। वो चाहती है कि उसकी लड़की के अंदर ये सारे गुण हो। परंतु लड़की जैसा दिखाई मत देना का अर्थ होता है कि वह अपने इन गुणों के कारण अपने ऊपर अत्याचार न होने दे, अपना शोषण न होने दे। वो क्योंकि माँ अनुभवी है, उसने जीवन के सुखों और दुखों का अनुभव कर रखा है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी लड़की सरल हृदय हो, स्वभाव से भोली भाली हो, ईमानदार हो, परंतु वह सावधान भी रहे, ताकि ससुराल वाले उस पर अत्याचार न कर सके, उसका शोषण न कर सके। इसलिए वो चाहती है कि लड़की के सारे गुणों को अपने अंदर धारण करना, परंतु अपने ऊपर अत्याचार या अपना शोषण कभी भी मत होने देना। क्योंकि लड़की जो है वो सरल स्वभाव की है, तो इन गुणों के कारण उसका उस पर अत्याचार और उसके शोषण होने के जो आसार हैं वो बढ़ जाते हैं, संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए वो साथ साथ उसे सचेत कर रही है कि लड़की होना लड़की जैसा दिखाई मत देना। अगला प्रश्न है हमारा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? समाज में स्त्री की स्थिति, इन पंक्तियों से दो स्थितियों के बारे में संकेत किया गया है। आग रोटियां सेकने के लिए अर्थात उसको ससुराल में जाकर उनके कार्य में उनका हाथ बटाना पड़ता है, यानी कि चूल्हा चौका संभालना पड़ता है। जलने के लिए नहीं, इसका अर्थ यह है कि सारा दिन काम करने के बाद भी उस पर अत्याचार किए जाते हैं और दहेज या कोई भी परिस्थिति के कारण या आपसी मतभेद के कारण उसको जलाकर मारने की भी कोशिश या प्रयास किया जाता है। दहेज के कारण भी ये कार्य किया जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति की ओर यहाँ पे इशारा किया गया है, संकेत किया गया है, दुर्दशा की ओर संकेत किया गया है। कि इन पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि लड़की को ससुराल जाकर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसे घर का कार्य संभालना पड़ता है और दिन भर कार्य करने के बाद भी उस पर अत्याचार होने की संभावना होती है। कभी किसी कारण मतलब दहेज के कारण या कोई भी परिस्थिति के कारण उसे जलाकर मारने की कोशिश या प्रयास किया जाता है। तो दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है इसमें। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? यह आपको अभी मैंने पहले ही बताया कि माँ जो है वो अनुभवी है, उसने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर वो अपनी बेटी को सचेत करना चाहती है, क्योंकि उसने भी ससुराल आकर वही सारे सुख दुखों को झेला है, उसका सामना किया है। परंतु अभी उसकी बेटी जो है वो सरल हृदय है, भोली भाली है, इसलिए वो अपने अनुभवों के आधार पर जो सुख दुखों का सामना उसने किया, जो दुखों का, जो परिस्थितियों का सामना उसने किया है, उसकी बेटी को वो उनका सामना ना करना पड़े,
इसलिए वो क्या करना चाहती है, अपनी बेटी को सचेत करना चाहती है ताकि वो समाज की विकृतियों से, बुराइयों से, समस्याओं से अवगत रहे और उसका सामना कर सके, कोई उसका शोषण न कर सके, कोई उस पर अत्याचार न कर सके। इसलिए वो अपनी बेटी को सचेत करना चाहती है, सावधान करना चाहती है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की छवि का वर्णन, लड़की की छवि का वर्णन, यानी कि ये जो पंक्ति बताई गई है इसके माध्यम से आपके सामने मतलब लड़की की क्या छवि उभरती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधला प्रकाश बताया था मैंने आपको कि विवाह के समय मिलने वाले काल्पनिक सुख जिसकी कल्पना की जाती है, वो मिले या ना मिले कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब हमें पक्का पता नहीं है कि वो सुख हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस पंक्ति के आधार पर लड़की कैसी है, भोली भाली है, सरल हृदय है, उसने विवाह के काल्पनिक सुखों को संजोया हुआ है, परंतु उसके सपने अधिकतर सपने जो है वो प्राय झूठे ही होते हैं। तो लेकिन लड़की जो है वो अभी भोली भाली है, सरल हृदय है, कम उम्र की है, वो काव्य की पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है, यानी कि जीवन रूपी कविता की पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है, परंतु उसके पीछे छुपे और उसके छुपे भाव को वो नहीं समझती है। अर्थात उसको विवाह के काल्पनिक सुख का आभास तो है, परंतु उसके बाद जिन परिस्थितियों का, जिन दुखों का उसको सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लड़की जो है वो भोली भाली है, सरल हृदय है, अल्प वयस्क है। अल्प वयस्क का मतलब है कम उम्र की, जो विवाह के योग्य नहीं है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो विवाह के योग्य नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़की जो है वो भोली भाली, सरल हृदय है, उसे विवाह के काल्पनिक सुखों का आभास है, परंतु वह विवाह के बाद मिलने वाली परिस्थितियों से अनजान है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के योग्य नहीं है, अल्प वयस्क है। वह जीवन रूपी कविता की पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है, परंतु उसके पीछे छुपे उसके गहरे अर्थ को नहीं समझ सकती है। तो इन पंक्तियों के आधार पर हमें ये पता चलता है। अगला है हमारा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। जैसे कि आपको पता है कि एक माँ के लिए जो उसकी संतान होती है वो ही उसका सब कुछ होती है, यानी कि सारी जायदाद जो हम कह सकते हैं, जो पूंजी कह सकते हैं, वो पूंजी, सारी पूंजी उसकी संतान ही होती है। और बेटी का और माँ का भावनात्मक संबंध होता है। एक माँ जो है वो बहन या बेटी के साथ ही अपने सारे सुख दुखों को साझा करती है, बांटती है। और विवाह के समय जब वो उसका विवाह होने वाला है, तो विवाह के बाद वो अब उसके पास नहीं रहेगी, वो बेटी जो है वो उसके पास नहीं रहेगी, उससे अलग हो जाएगी, उससे विदा हो जाएगी। तो वह अपने सुख दुखों को किसके साथ बांटेगी। इसलिए विवाह के समय उसकी बेटी उसको अंतिम पूंजी लग रही थी, अर्थात उसके बाद उसके सुख दुखों को बांटने वाला उसके पास कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। पूरी कविता में ये सीख दी गई है। दूसरे पैरे में अधिकतर सीख है। दूसरे पैरे में बताया गया कि वस्त्र और आभूषण के जाल में मत फंसना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेड़िया बन जाएंगे। अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना, अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना। वस्त्र और आभूषण के जाल में मत फंसना। तीसरा उसको बताया गया कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, अर्थात उसको आग से भी सावधान किया गया है। और उसके बाद ये बताया कि लोगों के प्रशंसात्मक जो शब्द होंगे उससे भी बचना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भ्रम जाल का कार्य करेंगे। तुम्हें अपनी इच्छा वो पूरी नहीं कर पाएगी उन शब्दों के आगे। लोगों के प्रशंसात्मक भ्रामक जाल से बचने के लिए भी उसे कहा गया है। और क्या बोला गया कि अपने अंदर सारे गुणों को धारण करना, परंतु लड़की जैसा मत दिखाई देना, अत्याचार से बचना, शोषण से बचना। ये सारी सीख उसको इस कविता में दी गई है। तो इस वीडियो में आपको केवल सांकेतिक रूप से उत्तर दिए गए हैं। सांकेतिक एक पॉइंट्स बताए गए हैं कि आप इसमें क्या लिख सकते हो। ये नहीं कि आप सुनते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे। आपको सांकेतिक रूप से उत्तर बताए गए हैं। आप इन उत्तरों के आधार पर अपने उत्तर स्वयं बनाएंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करके लिखेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है जो जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रश्न को चाहिए, वो पूरा उत्तर आपने लिखना है। ये नहीं कि 2 लाइन लिख दी, 4 लाइन लिख दिया, बस नाप कर प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। आपको पूरा
ये एक और प्रश्न है आपके अभ्यास में, अभ्यास के नीचे रचना और अभिव्यक्ति में दिया गया है। इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान करने की बात करना कहाँ तक उचित है, आपकी दृष्टि से, या आपके विचार है। मैं इस प्रश्न के आपको दोनों ही पक्ष बताऊंगी, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ये आप पर निर्भर करता है कि आप सकारात्मक पक्ष को लेते हैं या नकारात्मक पक्ष को, क्योंकि आपका विचार है तो गलत कोई भी नहीं होगा। सकारात्मक देखें तो आप देखेंगे कन्यादान जो ये प्रथा है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ये जो कन्यादान की जो प्रथा है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, और दान करने वाला जो व्यक्ति होता है हमेशा देवता स्वरूप होता है, यानी कि जिसमें कोई अक्षमता होती है, जो दान कर सकता है, जिसमें क्षमता होती है वही दान कर सकता है और कोई दान नहीं कर सकता है। अब इस कन्यादान प्रथा में क्या होता है कि एक लड़की जो है उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश की जाती है, उस सुयोग्य वर को ढूंढा जाता है, खोजा जाता है, उसके बाद सभी सगे संबंधियों के सामने उसका विवाह कर दिया जाता है। और ये प्रथा जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि इस प्राचीन काल से चली आ रही है, हमारी संस्कृति है। ये कन्यादान की प्रथा जो है हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसलिए इसका संकीर्ण अर्थ का छोटा अर्थ, संक्षिप्त छोटा अर्थ ना समझकर हमें इसे जो है स्वीकार करना चाहिए। और ये प्रथा जो है अभी भी है और आगे भी चलती रहेगी। ये तो है इसका सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में हमने क्या देखा कि कन्यादान जो है वो भारतीय संस्कृति का ही एक अंग है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और कन्या को दान देने वाला, यानी कि दान देने वाला व्यक्ति जो होता है वो देवता स्वरूप माना जाता है, जिसमें दान देने की क्षमता होती है वही दान कर सकता है। इसलिए कन्यादान का संकीर्ण अर्थ ना समझकर हमें इस प्रथा को स्वीकार करना चाहिए, और ये अभी भी है और आगे भी चलती रहेगी। ये तो है इसका सकारात्मक। अब नकारात्मक पक्ष ये कहेंगे कि कोई भी वस्तु किसी को निमित्त करके दी जाती है वो दान कहलाती है। कोई भी वस्तु, मैंने वस्तु बोला है, लड़की नहीं बोला है, कोई भी वस्तु किसी को निमित्त करके दी जाती है। अर्थात अगर हमने किसी को मतलब गाय को घास भी खिलाई है, 20 रुपए का चारा भी खिलाया है, तो हम कहते हैं कि आज ये व्रत है, आज ये श्राद्ध है, तो हमने 20 रुपए का चारा खिला दिया। अर्थात किसी के निमित्त कोई कार्य किया गया है। तो हम वैसे कहीं नहीं जाते हैं दान करने के लिए। किसी का कोई जन्मदिन होता है या कुछ भी होता है तो हम उसके लिए किसी को खाना खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, तो किसी के निमित्त वो कार्य किया जाता है। तो किसी के निमित्त अगर कोई वस्तु दी जाती है तो वो दान कहलाती है। और कन्या जो है वो कोई वस्तु नहीं है, इसलिए कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। नकारात्मक पक्ष की बात हो रही है, कन्या के साथ दान करने की बात करना उचित नहीं है। और दान करने के बाद हमारा उस वस्तु से संबंध नहीं रहता है। जिस वस्तु को हमने दान दे दी है, अर्थात हमने किसी को 500 रुपए दिए या कुछ भी दिया है, वो 500 रुपए अब हमारे नहीं है, वो उस व्यक्ति के हैं, तो उस वस्तु के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं रहता है। तो कन्या कोई वस्तु नहीं है, उसके साथ दान करने की बात करना अनुचित है। और कन्यादान में क्या होता है कि वही सेम बात कि लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश की जाती है, और उसके सामने और सभी सगे संबंधियों के सामने उसका विवाह कर दिया जाता है, कन्यादान कर दिया जाता है। लेकिन तो यहाँ अनुचित इसलिए है क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है, इसके साथ दान करने की बात करना अनुचित है। तो ये इसका नकारात्मक पक्ष है। तो आपकी दृष्टि में जो आपको सही लगता हो, सकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पक्ष, तो आप वो लिख सकते हैं इसमें। तो अब आप अपना कार्य कंप्लीट करेंगे और मुझे जल्दी से जल्दी भेजेंगे। धन्यवाद।